गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिक्षा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 115 तत्व से अधिक लगभग 118 तत्वों का खोज हो चुका है। वो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करता है और उस कंपाउंड को 3 कैटेगराइज में बांट दिया गया है। पहला एसिड, दूसरा बेस एंड तीसरा सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोगों को इस 3 के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब हम लोग एक एक करके चलते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। इसका मतलब एसिड कैसा होगा, स्वाद में खट्टा होगा। तो एसिड का जो परिभाषा लिखते हैं उसमें भी हम लोग ये मेंशन करते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद एसिड को धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया करवाकर देखा गया। तो देखने पर ये पता चला कि अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, रिलीज करता है। ठीक है, हम लोग इसको परिभाषा में भी देख सकते हैं और इक्वेशन के साथ। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को वो मुक्त करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Fe आयरन के साथ रिएक्शन कर फेरस क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को वो मुक्त करता है। ठीक है, तो अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो हर एक तरह का अम्ल एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे एसिटिक एसिड ले लीजिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, ये 2 अलग अलग अम्ल हैं। ठीक है, कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा धीमी गति से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और कुछ अम्ल तेजी गति से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यहाँ जिसको हम लोग इक्वेशन के साथ देख सकते हैं। एसिटिक एसिड आयरन के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयरन के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है। ठीक है, पर ये दोनों अभिक्रिया एक धीमी हो रही है और एक तीव्र गति से हो रही है, पर दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो हम लोग एसिड को ऐसे याद रखते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा वह धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं भस्म की तरफ। भस्म को देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है और यह कड़वा होता है। और ये जो भस्म है ये अम्ल को उदासीन कर लवण का निर्माण करता है। ठीक है, हम लोग इसको रिएक्शन में देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भस्म है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल हो गया, NaCl लवण है और H2O जल का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब भस्म जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, और भस्म का जो स्वाद है वो टेस्ट में कड़वा होता है। तो ये हो गया भस्म का डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम लोगों ने अम्ल और भस्म को जान लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कि अम्ल और भस्म का आयनिक विवरण को। आयनिक विवरण, आयन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे धन आयन और ऋण आयन होता है, बस उसी टर्म में इसको जानना है। इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन का हम लोग लिखें, जल द्वारा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में विघटित होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होना, आयनों में टूटना, धन आयन और ऋण आयन
में टूटना वह क्या कहलाता है? तो आयनन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है कि जल द्वारा, वाटर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये देखते हैं नोट में कि आयनन तनुता के साथ बढ़ता है। ये तनुता क्या है? तो अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, उसको कहते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, उसको कहते हैं तनु अम्ल। तो तनुता के साथ आयन बढ़ता जाता है, मतलब इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी मतलब जल द्वारा विद्युत इसका अपघटन होगा और यह क्रिया क्या कहलाता है? तो आयनन कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत अपघट्य जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। जलीय विलयन वो अम्ल का हो सकता है, भस्म का हो सकता है या लवण का हो सकता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य को लिखते हैं हम लोग कि सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है, सोडियम क्लोराइड ये लवण है। इन सभी का विलयन जो विद्युत का संचालन करता है उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन कर लेंगे हम लोग। जो विद्युत का संचालन मतलब जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता है उसको कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, विद्युत अनअपघट्य को लिखते हैं कि वैसे यौगिक जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वह कहलाता है क्या? विद्युत अनअपघट्य। जैसे अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया ये सब विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक प्रयोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे। इसको हम लोग देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 का जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हम लोग जिस प्रयोग का बात कर रहे थे उस प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग में हम लोग विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जिसके विलयन में विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, और जिसके विलयन में विद्युत का संचालन नहीं होता वो होता है विद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आइए चलते हैं इस प्रयोग को देखते हैं। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं। बीकर में दो धातु का इलेक्ट्रोड को लेते हैं, एक बैटरी के सहारे तार को जोड़कर डायग्राम या सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसमें एक बल्ब लगाते हैं, एक की लगाते हैं। ठीक, उसके बाद इस बीकर में हम लोग बारी बारी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, ओके, लवण, उसके बाद अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया ये सब डालकर देखते हैं कि प्रयोग में होता क्या है। तो बारी बारी से जब हम लोग इसमें सब कुछ डालते हैं, इसका विलयन तैयार करते हैं, तो सबसे पहले HCl लेते हैं। HCl लेने के बाद देखते हैं सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये बल्ब जल उठता है। इसी प्रकार अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaCl को लेते हैं तो उससे भी बल्ब जल उठता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि HCl, NaOH और NaCl का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का संचालन करता है, जिससे यह बल्ब जल उठा। ओके, इसके अलावा हम लोग अब इसमें लेते हैं यूरिया को या अल्कोहल को या ग्लूकोज को। ठीक है, उन सब को लेने के बाद यह विद्युत बल्ब नहीं जलता है। ठीक, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि अल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया जो है वह विद्युत का संचालन नहीं करता है, अतः यह क्या है? अनअपघट्य है। ठीक है, तो ये प्रयोग को हम लोग को देखना था। चलिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं कि अम्ल जो है ना वो हमेशा अम्लीय नहीं होता है।
जल की मौजूदगी के बिना, जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो अपना अम्लीय गुण खो देता है। ठीक है, जैसे शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार विशुद्ध एसिटिक अम्ल भी जो है वह सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालने का अर्थात मतलब यह है कि यह भी अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अतः अम्ल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए जल का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आर्हेनियस ने अम्ल और भस्म को कैसे डिफाइन किया। आर्हेनियस पूरा नाम स्वांते आर्हेनियस, जो स्वीडन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने अम्ल का परिभाषा कुछ इस तरह से दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन देता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और ये एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये सभी जल में घुलकर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में यदि घुलाया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रिक एसिड को जल में घुलाया जाए तो यह भी हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, तो हम लोग अम्ल को अब इस तरह से भी जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, देखिए नोट में हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि जलीय विलयन में जो H+ आयन है वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि H+ आयन जल के अणु से जुड़कर H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। जैसे H+ H2O के साथ मिलकर H3O+। जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। जल के विलयन में जो आयन फ्री नहीं होते हैं वह जल के अणु से जुड़कर H3O यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं भस्म को। आर्हेनियस के द्वारा भस्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी को यदि जल में घुलाया जाए तो यह OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इस तरह से भस्म का परिभाषा तैयार होता है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद एक चीज़ देख लेंगे हम लोग कि जल में विलय भस्म को क्षार अल्काली कहते हैं। यदि भस्म को जल में मिला दिया जाए तो वो जो विलयन तैयार होगा वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल तथा भस्म के गुण को। इसके पहले भी हम लोग देख लिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पर भी जो इसका पहला गुण है, अम्ल तथा भस्म के जो गुण का पहला है वो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे भी बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा है। नींबू, सेब, इमली, सिरका, दही, टमाटर, अमाशय रस, चाय, विटामिन C तथा लाल चींटी, ये सब खट्टे पदार्थ ही हैं और सब में अम्ल की उपस्थिति है। हर एक में अलग अलग अम्ल की उपस्थिति है, पर ये सब स्वाद में खट्टे हैं। इसके अनुसूत्र को भी हमने उतार दिया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, तो पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो पहले से ही जान रहे हैं आप। और उसके बाद ये कुछ खट्टे पदार्थ का लिस्ट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा, विषैले तथा तीव्रनाशक अम्ल। तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं और कुछ तीव्रनाशक होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। विषैले होने का मतलब जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी का पानी होता है वो विषैला हो गया।
फिर आपका नाइट्रिक एसिड जो है जिसको विस्फोटक के रूप में कार्य किया जाता है, तो वो तो विनाशकारी हो गया, ठीक है। उसके बाद वो तीव्रनाशक हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हम लोग का अमाशय रस भी है। अमाशय रस जो यहाँ आपको लिस्ट में दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हम लोगों का पेट में रहता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अब लेते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक। अब तक हम लोग अम्ल और भस्म की पहचान को स्वाद के द्वारा कर रहे थे, ठीक है। अब रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान को करेंगे। ये सूचक है क्या? तो सूचक थेलोफाइटा वर्ग का लाइकेन पौधा है, जिसका एक पत्ता लेते हैं जो गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है, ठीक है। कैसा होता है? वो गुलाबी रंग का होता है। उसको बारी बारी से अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में डालकर देखते हैं, तो देखते हैं कि रंग चेंज हो जाता है। अम्लीय विलयन में उस अर्क का रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में उस अर्क का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पहचान कर पाते हैं कि लिटमस पेपर यदि लाल रंग का हो जाए तो वह विलयन अम्लीय है, और लिटमस पेपर यदि नीला ब्लू रंग का हो जाए तो वह विलयन क्षारीय है। इसके बाद उस लिटमस पेपर से हम लोग एक बार ब्लू और रेड दो कलर का लिटमस पेपर तैयार कर लेते हैं। बारी बारी से अम्लीय और क्षारीय विलयन में डुबोकर उसको सुखा लिया जाता है, ठीक है। उससे दो लिटमस पेपर तैयार हो गया, एक ब्लू रंग का और एक लाल रंग का, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि नीले लिटमस पत्र को किसी विलयन में डाला जाए और यदि उसका रंग लाल हो जाए तो वह विलयन अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। और यदि किसी विलयन में लाल लिटमस पत्र को डाला जाए और यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वो कैसा विलयन होगा? वो विलयन क्षारीय विलयन होगा। आप लोग इसको याद रख लेंगे कि नीला लिटमस पत्र यदि लाल हो जाए तो वह विलयन अम्लीय होगा, लाल लिटमस पत्र यदि नीला हो जाए तो वह विलयन क्षारीय होगा, ठीक। तो सूचक के रूप में लिटमस पेपर ही सबसे बेस्ट है। इसके अलावा लाल गोभी का पत्ता है, हल्दी है, चुकंदर है, ये भी सूचक का काम करता है। अम्ल और क्षारीय में रंग परिवर्तन इसका भी होता है, पर इन सभी का उपयोग लेबोरेटरी लैब में नहीं किया जाता है। इसका वजह है कि यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर नष्ट हो जाता है। लिटमस पेपर के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग कुछ लिस्ट को लिख दिए हैं। सूचक है, लिटमस पेपर है, मैथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलिन है, हल्दी है, चुकंदर है, लाल गोभी का पत्ता है। ये है जो कि अम्लीय और क्षारीय गुण को दिखाता है, वो भी कलर के द्वारा। यहाँ पर लिटमस पेपर यदि लाल हो गया तो वो अम्लीय होगा, यदि नीला हो गया तो वह क्षारीय होगा। मैथिल ऑरेंज यदि अम्ल होगा तो वो लाल होगा, यदि क्षारीय होगा तो वो पीला होगा। इस प्रकार से सबका लिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट 4, अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया। हम लोगों ने अम्ल के परिभाषा में भी ये पढ़ा है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पर भी हम लोग अम्ल और भस्म के गुण को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चौथा गुण ये है कि अम्ल और भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो अम्ल और भस्म को यदि धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं, ये धातु है, ये अम्ल है, इसके साथ रिएक्शन करिए हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, ठीक है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये आयरन धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका अम्ल। उसके बाद देखते हैं भस्म में, तो ये भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर यह भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और यह भस्म एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया कर यह भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं कि ये है क्या। ये यहाँ पर हमने धातु की सक्रियता को लिखा है। धातु की सक्रियता
आप एरो को देख सकते हैं, ये एरो ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये है कि इसकी सक्रियता ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है। जैसे पोटेशियम की सक्रियता जो है वो कैल्शियम से अधिक है, सोडियम की सक्रियता मैग्नीशियम से अधिक है, ठीक है, मैग्नीशियम की सक्रियता एल्युमिनियम से अधिक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर इंक्रीज और अगर नीचे की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है इसकी सक्रियता श्रेणी। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन के पास एक संकेत चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी धातु को हम लोग देख रहे हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, और हाइड्रोजन से नीचे का जितना भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है जब तक कि उसमें कोई ऑक्सीकारक ना हो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकारक का काम करता है। यदि हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु में नाइट्रिक एसिड को मिलाकर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, हम लोग इसको याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर सक्रियता श्रेणी में जितने भी धातु हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं वो अम्ल के साथ बिना ऑक्सीकारक के हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त कैसे होता है उसके लिए एक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रयोग को देखते हैं हम लोग, प्रयोग है क्या, प्रयोग में देखते हैं कि एक कोनीय फ्लास्क लिया गया है, कोनीय फ्लास्क में, ठीक है, जिंक और H2SO4 के विलयन को डाला गया है, इससे बुलबुला निकलकर यहाँ पर हम लोगों ने साबुन का विलयन लिया है, साबुन के विलयन से ये जब बुलबुला निकलता है उसमें हम लोग माचिस की तिल्ली या जलती हुई संठी से जलाकर देखते हैं। यदि पॉप ध्वनि के साथ वो जल उठता है तो हम लोग ये समझते हैं कि इससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रयोग, हाइड्रोजन गैस को निकलने को हम लोग देख लिए। तो ये हो गया चौथा नंबर आपका कंप्लीट। अब आते हैं पॉइंट 5 पर, 5 नंबर देखते हैं कि 5 नंबर क्या है। 5 नंबर में देखते हैं कि धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया, जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यहाँ हम लोग रिएक्शन से देखते हैं, यह है सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो धातु का कार्बोनेट या धातु का बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा कि धातु के साथ यदि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट। 6 में क्या है, 6 है अम्ल और भस्म अभिक्रिया। अम्ल और भस्म की यदि साथ में अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण में क्या पढ़े थे कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल का निर्माण करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, HCl अम्ल है, यह दोनों आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग 7 पॉइंट को देखेंगे। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि धातु की ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, धातु की ऑक्साइड को यदि अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या निर्माण होता है या क्या बनता है रिएक्शन के बाद। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भस्म के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैसा होगा, धातु का जो ऑक्साइड होगा वो भस्म के गुण को प्रदर्शित करता है।
अगर वो भास्मिक है धातु का ऑक्साइड तो उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर क्या उत्पन्न होगा, लवण और जल उत्पन्न होगा, क्योंकि भस्म को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, वो भस्म होता है और वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। ओके, ये लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। धातु का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब धातु के ऑक्साइड हैं जो कि भास्मिक गुण को दर्शाता है। ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देख रहे हैं क्या है, अधातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। तो अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय गुण को दर्शाता है। धातु का ऑक्साइड भास्मिक गुण को दर्शाता है और अधातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय गुण को दर्शाता है। ठीक, अधातु का ऑक्साइड में जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, अधातु का ऑक्साइड है जो कि अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल भी बनता है। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे कि जब अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होते हैं और CO2 की अभिक्रिया जब चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और तथा जल बनता है, जिसको यहाँ हम लोग रिएक्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट 9। पॉइंट 9 में हम लोग देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल और भस्म की जल से अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, जब अम्ल और भस्म को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके प्रयोग के लिए आप थर्मामीटर के बल्ब को जल में डुबाकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को प्रवाहित कीजिए। आप देखेंगे कि थर्मामीटर का पारा बढ़ रहा है, तो जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल जो है जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने लिखा भी है कि अम्ल को जब जल में घुलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल और जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चैप्टर 1 में ही हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा को पढ़ा है। ठीक है, जो अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म जल के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ओके। कुछ अम्ल धीमी गति से ऊष्मा उत्पन्न करता है और कुछ अम्ल तीव्र गति से ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, यह तीव्र गति से ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ नोट में हम लोगों ने ये मेंशन किया है कि सांद्र H2SO4 में जल कभी ना डालें। ठीक, कॉन्क H2SO4 में जल ना डालें क्योंकि कॉन्क H2SO4 अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न को करता है। ठीक है, जिससे आपका विकर या फ्लास्क जो आप लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं वो ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर। ओके, आप लोग इतना सा नोट कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और भस्म की शक्ति को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड कैसे हैं? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन ये प्रदान करते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे
जैसे ये हो गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये हो गया एसिटिक एसिड और ये है बोरिक एसिड। ये जल में घुलकर आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्ल। अम्ल जो है वो सांद्र भी होता है, कंसंट्रेटेड, और तनु भी होता है। ये सांद्र और तनु क्या होता है इसको समझते हैं। सांद्र अम्ल वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा ना के बराबर हो या कम से कम हो, वे अम्ल कहलाते हैं सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी, वो अम्ल होगा तनु अम्ल, ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग ये याद रखते हैं कि हम लोग का जो अमाशय रस है, अमाशय रस में 1% से भी कम सांद्रण का HCl अम्ल मौजूद रहता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रबल भस्म को, स्ट्रॉन्ग बेस, वे विलयन जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, वे कहलाते हैं प्रबल भस्म या प्रबल क्षारीय, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, ये हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल भस्म हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग दुर्बल भस्म, वीक बेस, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, वे कहलाते हैं दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षारीय। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल और भस्म कितने प्रबल हैं, कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो अम्ल और भस्म कितने प्रबल हैं, इसके लिए सोरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1909 ईस्वी में एक स्केल को तैयार किया है। उस स्केल का नाम दिया गया पीएच स्केल। पीएच क्या है, पीएच शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, पी की उत्पत्ति पोटेंस से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति, और एच जो है वो विलयन की सांद्रता को दर्शाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। इसका मतलब पीएच का हो गया मान जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को दर्शा रहा है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उन्होंने जो स्केल दिया उस स्केल को कुछ इस तरह से तैयार किया गया, जिसको 0 से लेकर 14 तक लिखा गया इस स्केल में, और 7 को pH 7 को उदासीन लिया गया, और 7 के जो नीचे है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 उसको लिया गया अम्लीयता बढ़ते क्रम में, ठीक है, और 7 के ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को क्षारीयता का बढ़ते क्रम दर्शाया गया है। इसको समझते हैं हम लोग। यदि pH 7 से pH 6 में जाएंगे तो pH 6 की अम्लीयता बढ़ेगी। pH 6 से pH 5 में यदि जाते हैं तो pH 5 की अम्लीयता pH 6 की अम्लीयता से अधिक होगी। मतलब घटते हुए क्रम में जाएंगे तो अम्लीयता का क्रम बढ़ता जाएगा। जैसे pH 1 और pH 5 में यदि पूछा जाए कि कौन अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय गुण को वो दर्शाएगा, तो pH 1 जो है वो pH 5 से अधिक अम्लीय होगा, ठीक। उसके बाद यदि इसमें पूछा जाए कि pH 12 और pH 9 में कौन अधिक क्षारीयता होगा, तो pH 12 अधिक क्षारीय होगा pH 9 की अपेक्षा, ठीक है। इस स्केल को आप लोग याद रखेंगे, ओके। उसके बाद कुछ सामान्य विलयन का यहाँ पर pH दे दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे पदार्थ का यहाँ नाम दे दिया गया है और उसके pH को दिखाया गया है। अमाशय रस में pH स्केल उसका 1 होता है, नींबू रस का pH 2.5, सिरका 3, टमाटर रस 4.1, पसीना का 4.5, अम्ल वर्षा का 5.6, पेशाब का 6, दूध का 6.5, शुद्ध जल का 7.0, आंसू का 7.3, खून का 7.4, पित्त का 7.5 to 8.8, चूना जल का 11। इस pH को आप लोग याद कर लेंगे, ये आपके 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या क्या महत्व है, ठीक। तो पहला देखते हैं हम लोग,
पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पेट में अमाशय रस बनता रहता है जिसका पीएच कितना है 1। अगर 1 पीएच स्केल से अधिक होता है तो अम्लीयता हम लोगों के पेट में बढ़ने लगेगी जिससे नुकसान होगा, और इसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा, पीएच परिवर्तन का दांतों पर महत्व। हम लोग जो शर्करा युक्त भोजन करते हैं, ठीक है, वो हमारे मुंह के जो पीएच होता है 5.5 से कम कर देता है जिससे अम्लीयता बढ़ने लगता है, और अम्लीयता यदि बढ़ता है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक, अब चलते हैं तीसरा है थकान के समय शरीर में मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। हम लोग जो अधिक कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे हम लोगों की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है और कड़ापन आने लगता है। अब देखते हैं नंबर 4, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे दूर करना। बर्तन में जो दाग धब्बे लगे होते हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉपर पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाने से वो बदरंग दिखाई देने लगता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग सिट्रिक अम्ल यानी नींबू का इस्तेमाल करते हैं। नींबू में चूँकि सिट्रिक अम्ल रहता है, तो नींबू का जो सिट्रिक अम्ल है वो धातु का जो ऑक्साइड है जो भास्मिक गुण को प्रदर्शित कर रहा है उसके साथ वो अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया कर कॉपर सिट्रेट बनाएगा जो जल के साथ धुलकर बाहर निकल जाता है और बर्तन फिर चमक उठता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी का जो पीएच है वो पीएच स्केल 7 के आसपास होना चाहिए जिससे उसकी उर्वरता बनी रहती है। ठीक, ना तो कम होनी चाहिए ना ही अधिक होनी चाहिए, अर्थात ना तो मिट्टी का अम्लीयता अधिक होना चाहिए और ना मिट्टी की क्षारीयता अधिक होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं 6, पीएच और जलीय जीव। तो जल का जो पीएच है उसका एक लिमिट है, वो वहाँ तक सीमित रहता है। ठीक है, जिससे जलीय जीव को नुकसान नहीं होता है। तो अम्ल वर्षा के कारण अम्लीयता बढ़ जाती है तालाब या नदी की, जिससे जलीय जीव को नुकसान होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। उदासीनीकरण मतलब यहाँ पर भी भस्म और अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी। तो नेचर में जो नेटल, जिसका बहुत सारा नाम है, जैसे बिछुत्ती, उरकुस्सी के नाम से आप लोग जान रहे होंगे, जो घिसने से खुजलाहट या खुजली होने लगती है, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है, क्या रहेगा उसमें? फॉर्मिक एसिड रहता है जिससे खुजली होने लगती है। तो नेटल पौधे के ही पास में एक डॉग प्लांट होता है जो भास्मिक गुण को प्रदर्शित करता है, उसको उस जगह पर घिसने से, ठीक है, उसकी खुजलाहट को वो कम कर देता है। ठीक, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब तक हम लोगों ने अम्ल और भस्म को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कि लवण क्या है। ठीक है, जैसा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि लवण का निर्माण कहाँ से होता है, तो अम्ल और भस्म जब साथ में अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। तो लवण का परिभाषा भी यही हो जाएगा, लवण साल्ट, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या तैयार होता है, लवण तथा जल बनता है। जैसा यहाँ दे दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भस्म है वो सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल का निर्माण करता है। ठीक है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक, लवण के 2 मूलक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक जो भस्म से प्राप्त होता है भास्मिक मूलक, और दूसरा जो अम्ल से प्राप्त होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है। यहाँ याद हम लोगों को ये रखना है कि भास्मिक मूलक जो होता है वो धन आवेशित होता है और अम्लीय मूलक जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड भास्मिक मूलक यहाँ पर सोडियम है जिसका आयन धन आवेशित प्लस होता है, और यहाँ अम्लीय मूलक क्लोरीन है जिसका आयन ऋण आयन होता है।
ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग लवण का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि लवण को कितने भागों में बांटा गया है। तो लवण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भास्मिक लवण। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कि सामान्य लवण क्या है, भास्मिक लवण क्या है और अम्लीय लवण क्या है। चलिए देखते हैं। सामान्य लवण वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन समूह नहीं रहते हैं। वैसे लवण जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी उसका समूह नहीं होगा, वो कहलाएंगे सामान्य लवण। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सब सामान्य लवण है जिसमें ना तो हाइड्रोजन आयन है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग अम्लीय लवण। तो वे लवण जो किसी भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं वो कहलाते हैं अम्लीय लवण। वे लवण जो किसी भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण, पूरी तरीक़ा से नहीं, अपूर्ण उदासीनीकरण करके अम्लीय लवण का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट etc, ये है अम्लीय लवण। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग भास्मिक लवण। भास्मिक लवण किसके कहते हैं? तो वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं वे कहलाते हैं भास्मिक लवण। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे लवण जो किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप भास्मिक लवण तैयार होते हैं। ठीक, और भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप अम्लीय लवण तैयार होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के गुण को, मतलब लवण के पीएच मान को। लवण का पीएच मान चेंज होता है या एक जैसा होता है। ठीक, तो लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अम्ल और भस्म जो है वो प्रबल और दुर्बल भी होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 3 केसेस ये याद रखना है कि जब प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के साथ मिलता है तो उसका जो लवण का विलयन तैयार होता है वो कैसा होगा। जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ मिलेगा तो उसका विलयन कैसा तैयार होगा। जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल मिलेगा तो उसका विलयन कैसा तैयार होगा। ठीक है, और उसके पीएच मान पर क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला देखते हैं कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। कैसा? तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, यहाँ देखिए कि अम्ल और भस्म दोनों कैसे हैं, वो प्रबल हैं। अगर दोनों प्रबल होगा तो उसका जलीय विलयन कैसा तैयार होगा, उदासीन। और यदि उदासीन होगा तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा। ठीक है, ऐसे तो आप लोग स्केल से जानते ही हैं, यहाँ जैसे में हमने दे दिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से लवण का जलीय विलयन अम्लीय होगा। यहाँ पर देखिए अम्ल कैसा है, प्रबल, और भस्म कैसा है, तो दुर्बल। यदि अम्ल प्रबल है तो इसका विलयन भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। तो इसका पीएच मान भी क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म। अम्ल यहाँ कैसा है, दुर्बल, और भस्म कैसा है, तो वो प्रबल है। यदि अम्ल दुर्बल है और भस्म प्रबल है तो इसका जो जलीय विलयन तैयार होगा वो कैसा होगा, भास्मिक होगा या क्षारीय तैयार होगा। यदि इसका विलयन क्षारीय है तो इसका पीएच मान कैसा होगा, तो 7 से अधिक होगा। जैसा कि स्केल को हम लोगों ने याद करके रखा है कि 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे स्केल पर वो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर के स्केल पर वो क्षारीय होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कुछ उपयोगी लवण। तो उपयोगी लवण में तो आप लोग जानते हैं, जैसे साधारण नमक NaCl, सेंधा नमक या काला नमक। ठीक है,
लाल चिकनी मिट्टी होने के कारण सेंधा या काला नमक का रंग जो है ना वो भूरा कलर का होता है, ठीक है। और साधारण नमक जो है वो समुद्र से 95% प्राप्त किया जाता है, जो वाष्पीकरण विधि करके फिर उसको फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है। आयोडीन युक्त नमक जो हमारे शरीर में जो घेघा रोग होता है वो भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो भोजन में आयोडीन की कमी कहाँ से, तो नमक से। तो नमक में आयोडीन की कमी ना हो इसके लिए पोटासियम आयोडाइड यानी KiO3 या Ki मिला करके उस नमक को क्या किया जाता है, आयोडीन युक्त किया जाता है, जिससे घेघा रोग ना हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब तक हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म और लवण को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ यौगिक जिसके अनुसूत्र रासायनिक सूत्र को लिखना है, उसको बनाने की विधि को बताना है और उसके उपयोग को बताना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है। इन सभी के रासायनिक सूत्र को लिखना है, उसको बनाने की विधि को बताना है और उसके उपयोग को लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों को इतना सारा चीज़ अब पढ़ना है। तो अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड पर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखे तथा उसको बनाने की विधि और उपयोग को लिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले लिखते हैं रासायनिक सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या बताना है कि उसको बनाने की विधि को बताना है। तो बनाने की विधि में है यहाँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, क्लोरो एल्कली विधि द्वारा, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होता है जो एल्कली होता है, इसलिए इसको क्लोरो एल्कली विधि कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि कौन सी है, क्लोरो एल्कली विधि। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका रहता है, ठीक है। इसमें करते क्या है कि इस विधि में, क्लोरो एल्कली विधि में NaCl के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, क्योंकि NaCl में विद्युत का संचालन होता है। तो NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के पश्चात क्या होता है, तो क्लोरीन आयन जो है वो ऑक्सीकृत होकर एनोड पर चला आता है, ठीक। जैसा यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं, विद्युत अपघटन के पश्चात क्लोरीन आयन जो है वो ऑक्सीकृत होकर एनोड पर आ जाता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, ठीक है। और साथ ही सोडियम जो है वो कैथोड पर सोडियम धातु में परिणत हो जाता है। सोडियम जो है वो कैथोड पर सोडियम धातु में परिणत हो जाता है। इसके बाद उस सोडियम धातु का Na का जल से अभिक्रिया कराकर, H2O के साथ अभिक्रिया कराकर NaOH प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। इस सारे विधि को कैलकुलेट करके यहाँ रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। एनोड पर क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया गया है बैलेंस करने के लिए। कैथोड पर यहाँ सोडियम धातु है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ सोडियम मुक्त हो रहा है, निकल रहा है, जो सोडियम में चेंज हो रहा है। फिर सोडियम को H2O, सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो यहाँ सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र को लिख लिया, उसके बनाने की विधि को लिख लिया। अब क्या लिखना है, उसके उपयोग को, ठीक है। उपयोग देखते हैं हम लोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन तो आप लोग जान रहे हैं, अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक बोलते हैं सर्फ को, डिटर्जेंट को, ठीक है। ये हो गया आपका साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा देखिए कागज़ बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड से चूँकि क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है जिसका इस्तेमाल कागज़ बनाने में किया जाता है, ठीक। तीसरा है प्रयोगशाला में अभिक्रमक रीएजेंट के रूप में
प्रयोगशाला में अभिक्रमक का मतलब होता है कि किसी दूसरे तत्व या यौगिक के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रयोगशाला में अभिक्रमक रिएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, उसको बनाने की विधि और उपयोग, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लिया आप लोग, अब चलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और उसके उपयोग को, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का भी सोडा कहा जाता है, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र को देखते हैं और बनाने की विधि को देखते हैं और उसके उपयोग को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि को देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, अमोनिया गैस से संतृप्त NaCl के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अमोनिया गैस से संतृप्त NaCl के संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया गैस होना चाहिए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, दोनों का जलीय विलयन होना चाहिए और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना है, ठीक है। इसके फलस्वरूप हम लोग को क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त होगा। इसको हम लोग रिएक्शन में देख सकते हैं। देखिए NaCl अमोनिया का जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग गुण को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, गुण में क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है वो गुण में क्षारीय होता है। इसका मतलब इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का pH स्केल पर मान 7 से ऊपर होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके उपयोग को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या उपयोग हैं वो देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला उपयोग देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जैसे ब्रेड वगैरह, पावरोटी वगैरह बनाया जाता है, स्पंजी या वो फूले, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र जो बैंक, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इन सब जगह पर जो एक सिलेंडर नुमा रखा जाता है अग्निशामक यंत्र जिससे आग बुझाने का काम किया जाता है, उस सिलेंडर में भी ये NaHCO3 रहता है। इसको आगे के क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद रसोई घर में खस्ता व्यंजन बनाने में, खस्ता व्यंजन मतलब जो अच्छा लगता है, टेस्टी, ठीक है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लें। हाँ, तो अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, उसको बनाने की विधि और उसके उपयोग को, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ये रवाकरण की वजह से जल इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक। इसको बनाने की विधि देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जैसे बनाए हैं बिल्कुल ये वैसा ही बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो देखते हैं क्या अंतर आता है। तो सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट को किया जाता था, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम प्रोसेस जो सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त करने का था, इसमें एक स्टेप ये बढ़ेगा। इसके रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, जैसा कि पहले वाला में देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। अब इसके आगे एक लाइन ये बढ़ाना है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। देख सकते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट को ये गर्म करने का सिंबल है,
सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जा रहा है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा रहा है, साथ में CO2 और H2O भी मुक्त हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, Na2CO3 के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये रवाकरण से धोने का सोडा तैयार किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट के उपयोग को। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है वो कपड़ा आदि धोने में, कपड़ा धोने में, क्योंकि इसका नाम ही है धोने का सोडा, तो ये धोने में काम आएगा। ठीक है, दूसरा है प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा था अभिक्रमक के रूप में, वैसे ही। उसके बाद देखिए कांच, कागज़, साबुन आदि के उत्पादन में, कांच, कागज़ या साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के रासायनिक सूत्र को, उसके उपयोग को और उसके बनाने की विधि को। ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोगों ने सुना होगा, जो नाली के किनारे में छिड़काव किया जाता है कीटनाशक के रूप में। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl Cl, CaOCl Cl, ये है उसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब बनाने की विधि को देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो बनाने की विधि है वो है कि शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2, ठीक, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर तप्त किया जाता है, अर्थात गर्म किया जाता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक, जैसा कि रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसके एक गुण को देखिए कि यह सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलती है। यह एक सफ़ेद टाइप का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन का गैस, क्लोरीन का गंध आता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर जब नाली के किनारे छिड़काव किया जाता है तो एक गंध महकता है, वो क्लोरीन गैस की मात्रा उसमें मौजूद है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण के उपयोग को। तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो देखते हैं। पहला है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु को मारने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका छिड़काव नाली के किनारे में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कागज़ एवं कपड़ों के विरंजन में, कागज़ और कपड़े के रंग को बदलने के लिए भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो डॉक्टर लोग पेशेंट को बेहोश कर इलाज करने के लिए काम में लाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र, उसको बनाने की विधि और उसके उपयोग को। चलिए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, या इसका एक और रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, ये जिप्सम है जिसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, अगर जिप्सम को बनाना है तो इसके रिएक्शन को जस्ट अपोजिट, उल्टा कर देते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम प्राप्त होता है, तो इसको याद करके आप दोनों रिएक्शन को दिखा सकते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। यहाँ हम लोगों ने मेंशन भी कर रखा है। चलिए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो मूर्ति बनाने के काम में आता है, मूर्ति का फ्रेम वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उपयोग है इसका शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को बैठाने में। मेडिकल में जो हड्डी पैर या हाथ टूट जाता है, जो इसका प्लास्टर किया जाता है, वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। कुछ भी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें।